राम राम भाई सारियान है। एसएससी डी कोड में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। आपको पता है एसएससी ने 2025 एग्जाम्स को लेके अपना कैलेंडर रिलीज कर दिया है और सीजीएल में मोटा माटी 90 डेज का टाइम बाकी है। 90 डेज का। और इन 90 डेज में से भी आपको पता है लास्ट के 10 डेज में आप लोग कुछ खास कर नहीं पाते हैं, मतलब सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। तो अगर आप लोग देखें तो आपके पास 80 डेज का टाइम बाकी है, जिनमें आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है? 80 डेज का टाइम बाकी है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है जो 90 डेज को लेके है। ठीक है? उसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है। पहला पार्ट है 35 टू 40 डेज़ के लिए, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है? और एक और मैं उसके बाद 15 से 20 जून के आसपास फिर से एक और वीडियो बनाऊँगा, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे, मतलब ये कि आगे अपनी प्रिपरेशन को कैसे और एनहांस कर सकते हैं। तो वो भी अगली 35 टू 40 डेज़ के लिए रहने वाली होगी, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैंने जीए जीएस के लिए लिखा हुआ है, स्लाइड तैयार है अपनी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर जिन भी लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो अगले 30 डेज़ में, मतलब 1 महीने का टाइम है, इसमें कैसे भी करके आप अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करें, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आपके पास बचेंगे 50 डेज़, 50 डेज़ बचेंगे, जो कि नेसेसरी होता है आपको प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के लिए। तभी जाके आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम ऐसे बोल सकते हो कि रिवीजन के लिए आपको ये टाइम चाहिए होता है 50 डेज़ का। तो ये आपके लिए नेसेसरी है, आप अगले 30 डेज़ में अपना सिलेबस कंप्लीट करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और एक चीज़ मैं और आप लोगों को बोल देता हूँ, अगर आप ये वाला जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी आप 35 टू 40 डेज़ तक फॉलो करते हैं, ठीक है? तो इसमें आपको मिनिमम बोल रहा हूँ मैं 15 टू 20 मार्क्स का बूस्ट अप देखने को मिलेगा। ये आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा 15 टू 20 मार्क्स। और इसके बाद वाली जो मैं फिर से लेके आऊँगा 35 टू 40 डेज़ वाला, तो उसमें भी आपको मिनिमम 12 से आप लोग 15 मार्क्स का बोल सकते हो। क्योंकि जब एक बार आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं तो आपको इंक्रीज़ कम होने लगता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पूरा फॉलो करते हैं, तो आपको 30 प्लस मार्क्स का इंक्रीज़ 100% देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जीए जीएस की, और मैं मानता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस या तो कंप्लीट हो गया होगा या लगभग कंप्लीट होने वाला होगा। तो आपको पता है सिलेबस क्या-क्या होता है, जीए जीएस का पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट के भी मुद्दे आते हैं, और स्टैटिक भी होता है जिसमें डांस और बहुत सारी चीज़ें होती है ना? तो ये चीज़ें हैं। आपको पता है सिलेबस काफ़ी बड़ा हो जाता है जीएस का, और क्वेश्चन्स आते हैं सिर्फ सिर्फ 25 क्वेश्चन्स, प्री में भी और मेंस में भी। तो इनको अगर आपको करना है अच्छे से, आप चाहते हैं कि आप मैक्सिमम स्कोर लेके आए जीएस में, तो आपको पहले क्या करना होगा, आपको सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन करना होगा। सब्जेक्ट वाइज़ आपका अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है, सिलेबस ही आपको सब्जेक्ट वाइज़ करना है, ठीक है? पहले तो आप सब्जेक्ट वाइज़ सिलेबस कंप्लीट करोगे, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज़ रिवीजन भी करोगे। रिवीजन करोगे, और जैसे-जैसे आप रिवीजन करते जाओगे, आपने मान लो आज पॉलिटी का रिवीजन किया, ठीक है? आज पॉलिटी का रिवीजन किया आपने, फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन किया, फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन किया, तो आप लोग इसके पीवाईक्यूज़ लगाओगे, आज ही पीवाईक्यूज़ लगाओगे। जिस दिन आप रिवीजन करोगे, उसी दिन आप पीवाईक्यूज़ लगाओगे उस टॉपिक के और उस सब्जेक्ट के जिसके आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है? और उसके बाद एक बार जब आपने पीवाईक्यूज़ लगा ली है, तो आप लोग ये देखोगे कि आपको एक खुद को ये, क्योंकि हर किसी की कैपेबिलिटी अलग-अलग होती है, तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा कि आप पॉलिटी का रिवीजन कितने दिन में करना करना है। तो आप एक अपने अकॉर्डिंग एक रोड मैप बनाएँ, ठीक है? एक रोड मैप बनाएँ, ये सेल्फ होगा, ठीक है? ये आपका होगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें आप लोग हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज़ टाइम डिसाइड करें, सब्जेक्ट वाइज़ टाइम डिसाइड करें, क्योंकि इससे आपको ना ऑर्गेनाइज़ रहने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा, ठीक है चलो आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं तो परसों कर लूँगा। तो सब्जेक्ट वाइज़ एक रोड मैप बनाएँ, उसमें आपको ये देखना है कि आपको आज कितना पढ़ना है, डेली का टारगेट सेट करना है। डेली का टारगेट सेट करना है, ठीक है? डेली का टारगेट सेट कर लिया आपने, आपने देख लिया कि पॉलिटी छोटा सब्जेक्ट है अगर देखा जाए तो। तो पॉलिटी आप 5 दिन में, 1 वीक में पूरा रिवीजन कर सकते हो, तो 5 डेज़ में आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये मैं बोल रहा हूँ, इसको आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं जैसे आपको मैनेज करना है। बट मैं बता रहा हूँ मैंने 5 डेज़ में मैं कंप्लीट कर सकता हूँ पॉलिटी, ठीक है? तो आपने 5 दिन का टारगेट रख लिया, और इसमें आपको 5 दिन में कंप्लीट ही करना है, और किसी दिन एक्स्ट्रा वर्कलोड ना हो, इसलिए आप इसको
इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेगी, इतने दिन में मेरे को इतना करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप रेशियो में डिवाइड कर लें। ठीक है? ये आपका डेली टारगेट हो गया सब्जेक्ट वाइज़। फिर उसके बाद आपने डेली 1 दिन का उतना पढ़ लिया, उसके बाद आप लगाओगे पीवाईक्यूज़। ठीक है? उस टॉपिक के और उस सब्जेक्ट के जो आपने पढ़ा है, उसके पीवाईक्यूज़ हो गए। और उसके बाद आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, जो कि मतलब बहुत लोग ये फॉलो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं करते हैं। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के लिए खासकर, ठीक है? ये है परमार सर का एक क्विज़ ग्रुप है, परमार एसएससी का क्विज़ ग्रुप है और उसमें डेली डेली बेसिस पर क्विज़ होते हैं, डेली बेसिस पर। ये टेलीग्राम पर है, ठीक है? टेलीग्राम पर है और उसमें डेली बेसिस पर क्विज़ होते हैं और वो सारे पीवाईक्यूज़ बेस्ड होते हैं, पीवाईक्यूज़ बेस्ड होते हैं और वो पूरे टॉपिक का होता है, नॉट एक किसी सब्जेक्ट का। मतलब एक पॉलिटी हिस्ट्री का नहीं, वो पूरे जीएस का होता है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं आपको बताऊँ ना, मैंने प्रीलिम्स से पहले सिर्फ ये फॉलो किया था। मैंने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था। तो मैंने सिर्फ ये फॉलो किया था और मैंने मॉक के क्वेश्चंस को याद करता था मैं और मैंने ये फॉलो किया था और मैं 21.5 स्कोर किया था मैंने आउट ऑफ 50। तो आप लोग देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है जीएस के लिए और ये सारे सब्जेक्ट का आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब स्टैटिक भी आपका कवर करना पड़ेगा आपको। आप इसके लिए परमा सर का वन शॉट फॉलो कर सकते हैं। वन शॉट फॉलो कर लेना, वो इनफ होगा। और उसके बाद करंट के लिए आप जहाँ से भी हो, आप मंथली ई-बुक देख सकते हैं। मंथली जो ई ई-बुक या नोट्स, मंथली नोट्स बोल देता हूँ मैं, मंथली नोट्स आप फॉलो कर सकते हैं करंट के लिए। और उसके बाद आप इनको जैसे आपने मान लो अभी चल रहा है कि अपना मई चल रहा है, तो आपने मई का पढ़ लिया तो आप जून के लास्ट में एक बार फिर से इनका रिवाइज़ कर लें। मई वाले का रिवाइज़ कर लें जून के लास्ट में। तो 1 महीना आगे चल के आप पिछले 1 महीने का रिवाइज़ करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने मई का पढ़ लिया फिर मई में रिवाइज़ कर लिया, क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें याद रहती है, तो उसका पॉइंट बनेगा नहीं। आपको 1 महीने बाद उसको रिवाइज़ करना है। ठीक है? तो आई होप आपको जीएस की स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी कि आपको अगले 30 टू 40 डेज़ के लिए जीएस में क्या करना है। ये आपकी रहने वाली है 30 टू 40 डेज़ के लिए। स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको बहुत सारा, मतलब जो कन्फ्यूजन है और जो आपके सिली मिस्टेक होते हैं, कन्फ्यूजन होता है, वो वाले क्वेश्चन्स आप ठीक करने लग जाओगे। ठीक है? तो चलिए अभी हम लोग अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स को लेके। और बहुत सारे लोगों को तो मैथ से फ़ोबिया होता है, जो ख़ासकर कि जो मतलब जिनका शुरू में ऐसा हो सकता है, पहले बोलते हैं कि लोग थोड़ा-सा मैथ वीक रह जाता है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा फ़ोबिया होता है इसको लेके। तो इसके लिए मेरे पास मैं जो स्ट्रैटेजी मैंने फ़ॉलो करी थी, वो मैं बताता हूँ आपको। कि पहले तो आपको अपना फिर से बोलूँगा, सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए आपका जल्दी से जल्दी। अगर आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप बहुत जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कंप्लीट मैथ का, अरिथमेटिक, एडवांस सारा कुछ, ठीक है? उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाओगे चैप्टर वाइज़। चैप्टर वाइज़ अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप चैप्टर वाइज़ शुरू करोगे और पहले दिन आप मान लो आज आपने पढ़ा परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज पढ़ा ना, परसेंटेज और रेशियो पढ़ लिया, ठीक है? तो इसका आपको टॉपिक वाइज़, है ना? टॉपिक वाइज़ भी हो गया, चैप्टर वाइज़ और प्लस टाइप वाइज़, इसमें भी आपको पता है टाइप वाइज़ क्वेश्चन्स आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? टाइप वाइज़ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस। पहले तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और उसके बाद ये यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन्स, है ना? क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करो, ये आपको करना है। तो इसके लिए आप या तो क्वेश्चन्स प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने कोई बुक उठाई, बुक से लिया और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, चैप्टर वाइज़ सेक्शनल मॉक दे सकते हैं। चैप्टर वाइज़ सेक्शनल मॉक आप लोग दे सकते हैं। तो उसमें आपको 25, या तो आप एक लगा दो, मतलब मैं बोलूँगा 50 क्वेश्चन्स आप लोग एम कर सकते हैं डेली का। 50 क्वेश्चन्स आप लोग एम कर सकते हैं, 50 क्वेश्चन्स आप आराम से कर सकते हैं। और ये आपको अगर आप ऐसे सेक्शनल मॉक के फॉर्मेट में दोगे तो आप जल्दी दे पाओगे, क्योंकि बुक से करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और मॉक से आप कम टाइम में कर पाओगे। मॉक से आपको एनालिसिस में भी हेल्प मिलती है, ठीक है? तो आप लोग अगर सेक्शनल मॉक 2 सेक्शनल मॉक डेली दोगे चैप्टर वाइज़, ठीक है? तो आपको ये अरिथमेटिक में ये करना है। तो ये आपको पहले तो क्या करना है, चैप्टर कॉन्सेप्ट समझने हैं, चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं। उसके बाद आपको टाइप वाइज़ भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और उसके बाद आपको क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, बुक से कर सकते हो। ठीक है? तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक के लिए और ये आप सारे टॉपिक के लिए करोगे।
अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक है, परसेंटेज रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एसआईसीआई, सारा कुछ आप कवर कर लोगे, ठीक है? ये आप डेली का इसमें भी आप लोग अपना डेली का टारगेट सेट करो, अपने अकॉर्डिंग कि मेरे को इतने दिन में इतना पढ़ना है और उसको फिर आप डेली का डेली कवर करते चलो। ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। और उसके बाद कैलकुलेशन के लिए मैं बोलूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं यार कैलकुलेशन कैसे इम्प्रूव करें? तो पहले तो मैं ये बोलूँगा कैलकुलेशन के लिए आज से फ्रॉम टुडे ओनली, है ना? जब से आप ये वीडियो देखोगे तभी से, फ्रॉम टुडे ओनली अ, डोंट यूज़ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज़ आप लोग करोगे ही नहीं, है ना? ये ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ मॉक में नहीं, आप डेली लाइफ में भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे। डेली लाइफ में भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे। आपको पता है कैलकुलेशन आप सिर्फ एग्ज़ाम में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, मॉक के दौरान प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप कैलकुलेशन हर जगह काम आती है आपको। आप अगर कहीं भी दुकान पर सामान खरीदने गए, आपने 8 या 10 चीज़ें खरीदी, तो आपको जो उसका अमाउंट पे करना है, उसको आप खुद से कैलकुलेट करो। उससे रेट पूछ लो कि अगर आपने 2 किलो राइस खरीदा, 36 केजी राइस है, मतलब मुझे नहीं पता कितना रेट चल रहा है राइस का, 36 पर केजी है, तो आपने 72 हो गया एंड देन सेम चीज़ आप सारी चीज़ों के लिए करोगे। ये अगर आप लोग करोगे, आपकी जो कैलकुलेशन है ना, मैं बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी किराना स्टोर या कहीं पे भी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया है। ये मैं मतलब मुझे कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, ये मेरी हैबिट मान सकते हो। तो मेरी कैलकुलेशन ठीक-ठाक है, तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो ये आप लोग ये करोगे कि आपको कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है, अनलेस कि बहुत ज़्यादा एक बार तो आप खुद से करोगे, फिर अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा-सा मतलब सीरियस मैटर है, मान लो मनी ट्रांज़ैक्शन है, तो आप लोग बाद में एक बार रीचेक करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और इसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको और ज़्यादा कैलकुलेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, स्पीड इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप लोग कैलकुलेशन ड्रिल कर सकते हैं, ठीक है? कैलकुलेशन ड्रिल डेली कर सकते हैं। कैलकुलेशन ड्रिल और ये मान लो आप 15 मिनट्स की कर सकते हैं डेली के। उसमें या तो आप किसी का बहुत सारे ग्रुप है जो फ्री में आपको कैलकुलेशन ड्रिल प्रोवाइड करते हैं। तो जॉइन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप जॉइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? और या फिर आप अपने अकॉर्डिंग रैंडम चैट जीपीटी को बोलो। चैट जीपीटी ओपन करो, आपको पता होना चाहिए चैट जीपीटी क्या है, तो चैट जीपीटी ओपन करो और उसको आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि है ना एक मेरे को मतलब कि ऐसे रैंडम कैलकुलेशन का वो एक टेस्ट दे दे, तो आपको वो कर सकते हैं, ठीक है? तो आप ये डेली 15 मिनट के लिए कैलकुलेशन ड्रिल करो, रैंडम गुणा, भाग, जोड़, घटाओ जो भी है सब करो और ये आप 30 डेज़ के लिए करोगे ना, उसके बाद आपको ये कैलकुलेशन ड्रिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 30 डेज़ में आपकी स्पीड जितनी कैलकुलेशन को आप तेज़ कर सकते हो, वो आप कर लोगे, ठीक है? तो ये आपके लिए हो गया है अभी अपना अरिथमेटिक और कैलकुलेशन को लेके। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, ठीक है? तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस मैथ। तो लोगों को एडवांस मैथ से इसलिए डर लगता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन सॉरी इसमें कैलकुलेशन तो कम होती है, ठीक है? कैलकुलेशन नहीं होती है, इसमें होता है कॉन्सेप्ट। तो लोग बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, है ना? कांट अ, मेमोराइज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो लोग बोलते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट मेमोराइज़ ही नहीं कर पाते, हम लोग आज पढ़ते हैं, 2 दिन तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। तो उसका मैं आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ, कि जो कि मैंने भी फ़ॉलो किया था। पहली बात तो आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, है ना? सिलेबस के टाइम पे ही अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करो। सिलेबस के टाइम पे ही अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट थॉरोली, ठीक है? आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर वे में समझने हैं, मतलब उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझना है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझना है कि कैसे वो कॉन्सेप्ट बना है और कैसे वो काम करता है। क्योंकि अगर आप उसका शॉर्टकट मेथड भी भूल जाते हो, तो आपको एटलीस्ट वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहेगा, टाइम टू टाइम वो आपके दिमाग में हिट करता रहेगा, तो आपको वो जल्दी से जल्दी आपकी प्रैक्टिस में इम्प्रूव होके आप उसका शॉर्टकट तरीके से भी करने लग जाओगे। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है मान लो आपका टारगेट कर लो टॉपिक्स को जैसे इसमें एडवांस में है ट्रिगो है, ठीक है? ट्रिगो है ज्योमेट्री है और अलजेब्रा है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी और बाकी के वो जो है मेंस के चैप्टर्स हैं उनको अभी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी मॉक में आते भी नहीं है और अभी आप करोगे तो मॉक में क्वेश्चन सुन के आएँगे नहीं, फिर से आप भूल जाओगे, तो आपको फिर से करना पड़ेगा प्री के बाद। तो उनको आप बाद में ही करना, ये मैं बोलूँगा। तो जैसे ट्रिगो और अलजेब्रा और जियो है, तो आप लोग क्या कर सकते हो इनके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रिगो की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं, उनको शॉर्ट में शॉर्ट नोट बना लो। जैसे मैक्सिमम 2 पेज में आप लोग मेरे को लगता है शॉर्ट नोट्स पूरा कंप्लीट कर सकते हो ट्रिगो की जितनी भी आइडेंटिटीज़ है। सेम अलजेब्रा के जितने भी
जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा? और जब x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 दिया होता है, तो आपको पता है एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक आप शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हो ये। तो ये मैं दोनों चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स अलजेब्रा और अ, इसके लिए ट्रिगोनोमेट्री के लिए। ये दोनों चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं और इनको आप रिवाइज़ करो वीकली, एटलीस्ट 2 बार। वीकली 2 टाइम्स रिवाइज़ करो, कितना कम टाइम लगेगा यार। और जब भी आप रिवाइज़ करने लग जाओगे ना, ऐसा नहीं रट्टा नहीं लगाना है, आपको वो समझना है मतलब कि अच्छा ये ऐसा है, x प्लस 1 बाई एक्स इज़ इक्वल टू 1 है तो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसको लेके जाओगे, तो इसका करोगे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? इसका क्यूब, 1 का क्यूब 1 -3 के -3 तो ये आ गया कितना -2 तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू -2 है तो x क्यूब की वैल्यू 1 -1 हो गई। तो ये आपको ये भी समझना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है। ये बहुत शॉर्ट है, तो इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे आप करोगे, ये दोनों चीज़ों के लिए। फिर आपका सारा का सारा टाइम जो है, वो सिर्फ़ आप लोग दे सकते हो ज्योमेट्री पर। ज्योमेट्री के लिए आपको क्या करना है, आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, पहले तो आपको इनको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। इम्पोर्टेंट थ्योरम्स है, ठीक है? 2 है, एक तो मोस्ट आस्क है, ठीक है? मोस्ट आस्क है और एक है मतलब लेस आस्क आप बोल सकते हो, तो जो कम पूछी जाती है, ठीक है? तो जैसे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना? एक्सटीरियर एंगल है और जो सर्कल का आप लोग बोल सकते हो कि सेम सर्कल द्वारा सेंटर को सर्क सेम आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पर और सेंटर पर जो एंगल बनते हैं और जो कॉमन टेंजेंट लेंथ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ, ट्रावर्स कॉमन टेंजेंट लेंथ, तो ये सब चीज़ें हैं, ये मोस्ट आस्क है। तो इनको आप अलग से एक बार मतलब कि रूटीन बना ले कि वीक में मतलब ऐसे आपको 10 दिन में 2 बार रिवाइज़ करना है, 10 डेज़ में 2 टाइम्स रिवाइज़ करना है। और ये सारा मतलब कि आप मोस्ट आस्क को तो और जो लेस आस्क है इनको आप लोग ये बोल सकते हो कि आप मंथ में एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करें। सिर्फ़ इनकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। मंथ में 3 बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ़ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब जो रट्टा वाला आप बोल सकते हो, प्योर रट्टा वाला काम नहीं है, समझना है। बट फिर भी आपको रट्टा लगाना है जिससे कि वो आपके मसल मेमोरी में रहे और आपको वो तुरंत हिट करते रहे। ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जितने भी कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रिगो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री सारा हो गया, तो आप इनके कॉन्सेप्ट को समझोगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करोगे, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड ना सारे टॉपिक्स के, एडवांस के और उसके बाद इन पर बेस्ड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आपने एक बार पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर ली है, फिर उसके बाद आप लोग है ना, एक एनालिसिस करोगे यहाँ पर। एक बार अगर आपका पूरा हो गया, जैसे मान लो आपने ट्रिगो, जियोमेट्री, अलजेब्रा ये सारा कंप्लीट कर लिया, इनके कॉन्सेप्ट समझ लिए, पीवाईक्यू भी ठीक-ठाक लगा लिए, तो फिर आप एक एनालिसिस करोगे, एनालिसिस और यहाँ पर आप आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लोगों को आइडेंटिफाई अ, वीक एरियाज़ वीक एरियाज़ ये आपने आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर यहाँ से आप लोग इन पर एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, इन पर ज़्यादा टाइम लगाओगे, तो फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो ये आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इतना आपको डिटेल में जाना पड़ेगा तब जाके आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। लेकिन आपको ये पूरा सिस्टमैटिक जाना है। ऐसा नहीं कि आप बस डेली 1 दिन में सोच लोगे कि आपको 50 में से 50 लाना है, 90 में से 90 लाना है, नहीं आ रहा है। अगर आपका अभी 20 भी आ रहा है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप में प्री में 50 लेके आओगे। आप बस ट्रस्ट मी और जो मैं बोलता हूँ उतना करते जाओ, ठीक है? तो ये चीज़ है। पहले तो आपको सारे कॉन्सेप्ट के सिलेबस कंप्लीट किया, सारे कॉन्सेप्ट थोरोली समझने हैं, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और भी क्वेश्चंस जो होते हैं, जो टीचर्स बनाते हैं, वो उनकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि किन टाइप के मतलब जैसे हर जगह आपको प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है? कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज़ में प्रॉब्लम आती है, तो उनको एक बार आइडेंटिफाई कर लो, उधर जाके फिर से उनके प्रैक्टिस करो, उनके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझो और उन पर बार-बार मेहनत करो और ये आप है ना, आप देखोगे कि एक बार आपने लगा लिया तो नेक्स्ट टाइम आपका वीक एरिया 1 एरिया घट जाएगा, ठीक है? फिर आपके 4 में से 3 बचे, उन 3 पर करो, फिर 2 हो जाएँगे वो 1 हो जाएगा, ऐसे-ऐसे करके आपको पूरा हो जाएगा आपका। तो ये आपका एडवांस मैथ के लिए होगा। अब लोग बोलते हैं कि यार स्पीड कैसे इम्प्रूव करें? तो स्पीड का तो सिंपल सा फंडा है भाई अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक, ठीक है? अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक। एक तो सेक्शनल मॉक लगाओगे आप, है ना? अटेम्प्ट सेक्शनल मॉक डेली बेसिस पर आप लगा सकते हो, ठीक है? ये डेली बेसिस पर आप लगा सकते हो। है ना? पिछले स्लाइड में मैंने अरिथमेटिक के लिए बोला था कि आपको या तो चैप्टर वाइज़ आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या फिर सेक्शनल मॉक लगा सकते हो।
ठीक है? तो आपको टाइम मैनेज करना है कि आप कैसे, अगर आप उधर 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आपको यहाँ पर सेक्शनल मॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले चैप्टर वाइज़ कंप्लीट करें, फिर उसके बाद अपनी स्पीड अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी आपकी स्पीड, ठीक है? जो आप अगर मॉक के फॉर्मेट में आप अगर 50 क्वेश्चन्स डेली सॉल्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका अराइज़ ही नहीं होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं करते, बुक से करते हैं, तो फिर आप सेक्शनल मॉक डेली लगाएँगे, ठीक है? उसके बाद आपका सेक्शनल मॉक हो गया, उसके बाद आप लोग करोगे क्या, मास्टर स्किपिंग आर्ट। अगर जब तक आप लोग ये नहीं करोगे, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते। आपको पहले स्किपिंग सीखना पड़ेगा। स्किपिंग कैसे काम करती है? तो मैं बोलता हूँ, आप है ना अपने पेपर को जो 25 क्वेश्चन्स हैं, उनको 3 पार्ट में ब्रेक करो। एक तो फर्स्ट गो, सेकंड गो और थर्ड गो। इसमें आप लोग करोगे सिर्फ ईज़ी क्वेश्चन्स। ओनली ईज़ी क्वेश्चन्स वो क्वेश्चन्स होंगे जो कि आपको आते हैं, आपने देखा, आपको पता है क्या करना है, आपको बस मैक्स टू मैक्स 3 से 4 बार पेन चलाना है, वो हो गया। जैसे राम 3 दिन में काम करता है, श्याम 5 दिन में काम करता है, तो दोनों किसी काम का 30% कितना देर में कर देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सी कैलकुलेशन आपको पता है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो बिल्कुल ईज़ी है, ये होता है कम से कम 12 से 13, मैं बोल सकता हूँ, हर मॉक में होता है 12 से 13 क्वेश्चंस। पीटीएस को छोड़ दो, उन्होंने अभी कुछ अलग ही कर रखा है, बट फिर भी 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, इनको आप 1 गो में करोगे। सेकंड गो में क्या है, आपको पता है आप क्वेश्चंस कर लोगे, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं या मॉडरेट होता है वो क्वेश्चन। आपको पता है क्वेश्चंस का प्रोसेस क्या है, अप्रोच क्या है, वो सब आता है, बट थोड़ा-सा कैलकुलेटिव है, इसकी वजह से आपको पता है थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। तो ये होता है 4 से 5 क्वेश्चंस आप लोग मान सकते हैं, मैं बोल देता हूँ 5 से 6 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? ये आप लोग सेकंड गो में करोगे। और थर्ड गो में करोगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है ना? थिंक करना पड़ सकता है, आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ सकता है। और ये होता है 12, 5, 17, 18, मतलब 20 लगभग ये हो गया, तो 4 से 5 क्वेश्चन्स इधर होते हैं, ठीक है? इस पे मत जाना कि ये तो क्वेश्चन कम हो गया, मतलब वो थोड़ा-सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, बट हार्ड क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होता है। ये आपको करना है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में करना है, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है तब करना है। क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ सकता है, थोड़ी-सी कैलकुलेशन भी आपके लिए हो सकती है, ठीक है? तो अगर आप अपना पेपर 3 क्वांट वाला सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हो, ईज़ी, थोड़ा मॉडरेट और हार्ड। और इसी पर आप अपना मतलब एकदम से प्रैक्टिस कर करके इसको इतना मास्टर कर लेते हो कि आपको देख के समझ में आता है कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में करना है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड में करना है, कौन सा क्वेश्चन थर्ड में करना है। तो मैं बताता हूँ, आपका कोई क्वेश्चन स्किप नहीं होगा और आपको स्पीड की भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैथ के लिए। अभी हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ठीक है? तो अगली स्लाइड है अपनी रीजनिंग की। तो रीजनिंग में तो वैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं आती है, तो बट फिर भी बोल देते हैं। रीजनिंग में आपको स्कोर करना है 50, ठीक है? स्कोर 50। तो पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, ठीक है? सारे आपने वैसे तो रीजनिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है? मोस्ट ऑफ द चीज़ें आप प्रैक्टिस से कर सकते हो, विद प्रैक्टिस। बट कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कैलेंडर हो गया, क्यूब्स हो गए, डाइस वाले हो गए, वो सब चीज़ें आप अगर सिलेबस करते हो, कॉन्सेप्ट सीख लेते हो, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है? इसका तो आप 10 दिन में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो आराम से, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है रीजनिंग में, टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो डेली सेक्शनल मॉक लगाओ। डेली सेक्शनल मॉक लगाओ, डेली सेक्शनल मॉक लगाओ, ठीक है? एक ही लगाना, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेली एक सेक्शनल मॉक लगाओ। और अगर आपको थोड़े किसी टाइप के, जैसे कैलेंडर हो गया, डाइस वाला हो गया, डाइस हो गया, और उसके बाद फिगर काउंटिंग हो गया, ठीक है? फिगर काउंटिंग। इन टॉपिक्स में और भी कोई आपका टॉपिक हो सकता है, तो उनको आप आइडेंटिफ़ाई करोगे। इनमें आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, टाइम ज़्यादा लगता है या फिर प आपको सही से नहीं क सॉल्व कर पाते हो, तो आप इनका मतलब चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने हैं, चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करने हैं डेली के, ठीक है? एक दिन में आपने कैलेंडर के कर लिए, एक दिन में डाइस के कर लिए, एक दिन में फिगर काउंटिंग के कर लिए, और उसके बाद अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो आप फिर से रिपीट कर सकते हो, यही चीज़ है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपको डेली के 100-100 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, 15, 20, 30, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन भी करोगे, तो इनफ है, ठीक है? और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइम वहाँ पर देना है। देखो, पढ़ाई सब लोग करते हैं, हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं। हार्ड वर्क, और मैं बोलता हूँ हार्ड वर्क ज़रूरी भी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ पर जितना टाइम है ना, गिव टाइम व्हिच इज़ रिक्वायर्ड ओनली, ठीक है? इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है आपको कि आपके रीज़निंग में अगर 45 स्कोर आ रहा है, कभी-कभी आपका कोई कैलेंडर का क्वेश्चन गलत हो गया, डाइस का गलत हो गया, कुछ हो गया, तो ये थोड़ी है आपकी आप उस दिन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओगे, नहीं।
आप नहीं करोगे। आपको सिर्फ़ ये करना है कि ये देखना है कि अच्छा ये गलत हुआ, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और उसका अगर आपको लगे तो 5-10 क्वेश्चन्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब आपको बिगिनर हो तो आप 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो डेली और ये आप 15-20 दिन करके छोड़ देना। उसके बाद आपको सिर्फ सेक्शनल मार्क देना है और एक टाइम के बाद आपको रीजनिंग के कुछ नहीं, आपको सिर्फ फुल मार्क में जो आप रीजनिंग का दोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हो जाएगा, ठीक है? तो रीजनिंग में स्पीड के लिए मैं आपको बोलूँगा, स्पीड के लिए आप लोग क्या करोगे रिमेंबर यूनिक लॉजिक, ठीक है? यूनिक लॉजिक जो होता है कभी-कभी आता है, उनको आप नोट कर सकते हो, उनको रिमेंबर करोगे, याद रखोगे एक तरीके से आपकी मसल मेमोरी में होने चाहिए, ठीक है? एक चीज़ तो ये हो गई और उसके बाद जितने भी आपको अगर रीज़निंग में थोड़ी भी स्पीड को लेके प्रॉब्लम आती है, तो आपको डेली प्रैक्टिस करके विद प्रैक्टिस डेवलप लॉजिक बिल्डिंग। इसमें रीज़निंग में सारा काम ही लॉजिक बिल्डिंग का है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लॉजिक डेवलप होंगे कि ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी लॉजिक उसमें लग सकता है। तो इतना आपने रीज़निंग में कर लिया, मैं गारंटी देता हूँ, आपका 50 आउट ऑफ 50 आएगा। कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है? ये आएगा। तो चलिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। हुँ। ठीक है? अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। इंग्लिश, तो इंग्लिश जो है वो है सबसे ज़्यादा डिमांड वाला सब्जेक्ट, मोस्ट स्कोरिंग, ठीक है? मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है अपने को, तो इस पर हम सबसे ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको फिर से वही बोलूँगा सिलेबस कंप्लीट करो, सारा मतलब ग्रामर ही होती है सिलेबस के लिए तो और तो क्या ही होता है, सिलेबस आप लोग कंप्लीट करोगे। तो जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, आप कहीं से भी कर सकते हो, आप बुक से कर सकते हो, आप किसी टीचर का कोर्स कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, आप यूट्यूब से भी लेक्चर से सॉरी कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है, सिलेबस करो आप जल्दी से जल्दी, ठीक है? जब आपके एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आपको क्या करना है ग्रामर के रिवाइज़ रूल्स चैप्टर वाइज़, ठीक है? चैप्टर वाइज़ बोल दो आप जैसे मतलब नाउन का आपने पढ़ा एडजेक्टिव पढ़ा, एडवर्ब पढ़ा, तो आपको रूल्स चैप्टर वाइज़ करने हैं। उसके बाद ये डेली करना है आपको, डेली एक चैप्टर पकड़ना है, उसके रूल्स रिवाइज़ करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका प्रैक्टिस चैप्टर वाइज़ पीवाईक्यूज़। तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर आप चैप्टर वाइज़ प्रैक्टिस करोगे ना पीवाईक्यूज़ की, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन्स रिपीटेड होते हैं, मॉक में भी होते हैं, एग्ज़ाम में भी होते हैं। क्योंकि एरर ढूँढनी होती है ग्रामर में मोस्ट ऑफ द टाइम या थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती है, तो वो सारे रिपीटेड होते हैं, तो आपको ये करना है और ये आप कहीं से भी कर सकते हो, आप किसी टीचर के कोर्स से कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक वगैरह से कर सकते हो, हर जगह इसका आपको दिया हुआ है। मतलब उन्होंने सेग्रीगेट कर रखा है कि आप ये चैप्टर वाइज़ कर सकते हो और पीवाईक्यू के और एक चीज़ और कर सकते हो अगर आपको लगता है, तो अटेम्प्ट पीवाईक्यू सेक्शनल, ठीक है? और ये पूरे इंग्लिश के लिए है, इसमें क्या है ना सारी चीज़ें हो जाएँगी, वोकैब वगैरह भी हो जाएगी, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। बट ये ऑप्शनल है, ठीक है? ये ऑप्शनल है, इसको आप करो तो करो, नहीं तो मत करो, बट आपको ये दोनों चीज़ें डेली बेसिस पर करनी है। ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पर करनी है, ठीक है? 1 मिनट में यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, ये आपको करनी है डेली, ठीक है? डेली बेसिस पर, ये आपको डेली बेसिस पर करनी है। उसके बाद ये हो गया आपका, अब आप चलते अपन चलते हैं किस पे? ये ग्रामर का हो गया सारा, ठीक है? और इसमें भी आपको कुछ एक टॉपिक्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया। ये ऐसे टॉपिक है, इनमें आपको नो एरर मार्जिन है क्योंकि इनको कोई गलत नहीं करता है, ठीक है? नो एरर मार्जिन। तो इनका आपको और ये जल्दी भी आप कर सकते हो क्योंकि इनको ऑप्शन से आप कर सकते हो। तो आपको ये टॉपिक्स को मास्टर कर लेना है, बिल्कुल ऐसे कर लेना है कि आपको देखा आपने विदिन 5 सेकंड आंसर किया, विदाउट एनी एरर, ठीक है? तो ऐसे ही टॉपिक आपको करना है। उसके बाद वोकैब के लिए आप क्या करोगे? आपको डेली की 100 वोकैब डेली आपको मेमोराइज़ करनी है, ठीक है? 100 वोकैब ऑन डेली बेसिस, 100 वोकैब डेली बेसिस। इससे ज़्यादा मत करना, अ, डोंट गो फॉर 200 और 300, ठीक है? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप करोगे, 100 से ज़्यादा करोगे, आपको पता है माइंड की रिटेंशन पावर तो 100 वोकैब की भी नहीं होती है अपनी। तो हम इतने नहीं याद रख सकते, 200-300 हम लोग नहीं याद रख सकते। आपको 100 वोकैब जाना है, अभी आपके पास 80 दिन है, ये बोल रहा हूँ मैं 80 दिन है, 8000 वाक़या आप याद कर सकते हो, 8000 उन 8000 में से आपको अगर करते हो तो 8000 में से अगर आपको 3000 भी याद रहती है,
तो आपकी पूरी की पूरी वॉकअप कंप्लीट हो गई और ये 3000 है ना आपको एलिमिनेशन में और बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करके ये 6000 से ज़्यादा का काम कर देती है, ठीक है? तो ये आपको 100 वॉकअप डेली करनी है, ठीक है? इसमें वॉकअप में ऐसा नहीं है कि आपको एंटो, सिनो, ओडब्ल्यूएस ऐसा कुछ करना है, नहीं। आपको सिर्फ 100 वॉकअप करनी है और उनका मतलब समझना है। जैसे मान लो मैं आपको बोल देता हूँ, एक बेल है, ठीक है? ये बेल है, तो इसको क्या बोलता है, जहाँ-तक मुझे पता है इसको बोलता है गट्ठर, ग्रुप ऑफ स्टेक्स आप बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ स्टेक्स या फिर कुछ भी जिसको हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये है, तो आपको उसका डिटेल में मतलब समझना है। उससे क्या आपको उसके सिनोनिम भी जब आप पढ़ोगे तो ईज़िली याद होंगे। एंटोनिम भी आप ऑप्शन से कर सकते हो, सब चीज़ें आपको कर सकते हो, ठीक है? और आपको एंटोनिम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिनोनिम पढ़ोगे किसी भी जब पढ़ते हो और वन वर्ड्स का आपको तो डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद 25 टू 30 आप लोग मतलब 25 मैं बोल देता हूँ 25 ईडीएम डेली करोगे, ठीक है? 25 ईडीएम आप डेली करोगे, ईडीएम डेली करोगे, डेली बेसिस पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको करनी है मतलब टोटल हो गया 125 मिला के। ये दोनों मिला के कितना हो गया 125 100 वोकैब प्लस 25 मीडियम 125 आपको ये डेली करना है। और उसके बाद ये दोनों हो गया और उसके बाद आप लोग चाहो तो पी बाई क्यू वोकैब के मॉक लगा सकते हो। पी बाई क्यू मॉक लगा सकते हो आप सिर्फ उसमें ऐसे होता है सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपके प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा एक तरीके से मतलब क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करेगा। एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड करेगा और आपको थोड़ा-सा एज मिलेगा इससे। तो ये तीनों चीज़ें आप लोग वॉकैब के लिए कर सकते हो और ये आपको डेली बेसिस पर करनी है। किसी भी दिन आपको ब्रेक नहीं लेना है। वॉकैब आप कहाँ से कर सकते हो? आप ब्लैक बुक से कर सकते हो। ब्लैक बुक से आप वॉकैब कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। या फिर और कोई भी और पीवाईक्यू बुक से आप लोग कर सकते हो जिसमें पीवाईक्यू की वॉकैब दी हुई है, उससे किसी से भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ ब्लैक बुक से करो। किसी भी बुक से आप लोग कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया, अभी हम लोग अगली स्लाइड पर चलते हैं। इसमें है अपने लिए क्या क्लोज़ टेस्ट और पैराजंबल। तो ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनको क्लोज़ टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। तो मैं इसका बताता हूँ, क्लोज़ टेस्ट होता है रीडिंग वाला पोर्शन होता है मतलब मोस्टली रीडिंग वाला पोर्शन होता है। तो जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतना ही आपको क्लोज़ टेस्ट में हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली बेसिस पर 2 क्लोज़ टेस्ट 2 क्लोज़ टेस्ट पीवाईक्यू से डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पर, ठीक है? ये आपको डेली बेसिस पर करना है और उसके बाद आपको मतलब ये हो गया 2 क्लोज़ टेस्ट आपके डेली हो गए और और कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है आपको अगर आप लोग लगे तो आप थोड़ा बहुत कहीं से थोड़ा कुछ बुक वग़ैरह पढ़ते हो, कुछ नॉवेल वग़ैरह पढ़ते हो, तो वो भी आपको हेल्प करेगा इसके लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 क्लोज़ टेस्ट डेली बेसिस पर करो और ये ट्राई करो कि कैसे मतलब कहीं पर वर्ब आती है, कहीं पर एडवर्ब आती है, कहीं पर एडजेक्टिव आता है। तो उन चीज़ों को भी आप ब्रेक करने का ट्राई करो, ठीक है? कि ये कैसे आता है, तो सिर्फ़ आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे, ये मोर देन इनफ होगा। पैराजंबल्स जिनको हम लोग पीक्यूआरएस भी बोलते हैं, पीक्यूआरएस, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये भी एक मेनली होता क्या है, ये भी आप लोग बोल सकते हो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग होता है। इसमें आप लोगों को सेंटेंस कंटिन्यूटी समझनी पड़ेगी। सेंटेंस कंटिन्यूटी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। आपको ये फ़ॉर्म करना पड़ेगा, सोच समझना पड़ेगा कि कौन-सा सेंटेंस एक के बाद एक आ रहा है। तो आप लोग डेली बेसिस पर एट लीस्ट 10 पीक्यूआरएस आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है? आप लोग पीवाईक्यू से कर सकते हो, नए से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। 10 पीक्यूआरएस डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस करोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है, ठीक है? ये डेली करोगे आप लोग, तो मैं गारंटी देता हूँ, आपको क्लोज़ टेस्ट और पीक्यूआरएस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आप अपनी स्पीड भी बूस्ट कर लोगे यहाँ पर। ये आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो गई पीक्यूआरएस वाली, ठीक है? जो आपको 2 मिनट लगता है, ढाई मिनट लगता है एक पीक्यूआरएस को बनाने में, उसको आप विदिन 30 सेकंड भी कर लोगे, ठीक है? कभी-कभी होता है, अच्छा पीक्यूआरएस होता है, उसमें टाइम लगता है, बट मोस्ट आउट ऑफ पीक्यूआरएस आप 30 सेकंड से कम में कर लोगे, ठीक है? ये चीज़ करोगे। और अब बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको इंग्लिश के लिए ओवरऑल मतलब ऐसा नहीं ग्रामर, पैराजंबल, स्पीड क्यूआरएस, वोकैब नहीं, पूरी चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, ठीक है? ये है क्विज़ ग्रुप, ठीक है? परमार एसएससी के वही जो जीएस वाला है, उसी में सेम ये 2 क्विज़ होते हैं डेली के। परमार एसएससी, टेलीग्राम का इनका एक अलग से क्विज़ ग्रुप है। आप ये क्विज़ जॉइन करोगे और इसको डेली बेसिस पर आप लोग अटेम्प्ट करोगे, डेली बेसिस पर।
डेली बेसिस पर आप लोग अटेम्प्ट करोगे। इसमें आई गेस 20 क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग ये देख लो अगर आप 80 दिन करते हो तो आप कितने क्वेश्चंस कर लोगे? 1600 क्वेश्चन। हाँ, 1600 क्वेश्चन आप लोग करोगे। 1600 क्वेश्चन और शायद वो संडे को नहीं देते तो आप फिर भी मतलब 20 दिन भी घटा दो, तो भी 60 दिन करते हो तो 1200 क्वेश्चन 1000 प्लस क्वेश्चन्स आप लोग कर लोगे। मैं तो ये बोलता हूँ 1000 प्लस क्वेश्चन्स आप करोगे जो कि बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों के लिए है जीएस प्लस इंग्लिश। ये मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, जॉइन परमार एसएससी क्विज़। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी हद नहीं है। मतलब ये आपके मार्क्स को जो आपकी सिली मिस्टेक होती है या फिर नई-नई चीज़ें होती है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर रिपीट होते रहती है। तो ये चीज़ें आपको इंग्लिश के लिए करनी है, ठीक है? अभी चलते हैं हम लोग अगली स्लाइड पर और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोग अपनी प्रिपरेशन है उसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। मतलब होता क्या है कि आप लोगों को लगता है मतलब हम लोगों को सभी को लगता है कभी-कभी कि यार आज मैं थोड़ा-सा मतलब कम पढ़ाई की आज सही से मैंने टाइम मैनेज नहीं किया। ठीक है? टाइम वेस्ट हो गया मेरा, टाइम वेस्ट हो गया या फिर मुझे नहीं पता कि यार मैं डेली कितना पढूँ? हाँ, हाउ मच शुड आई स्टडी? तो ये चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती है तो आपके मन में कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है? कन्फ्यूज़न रहता है और आपको समझ नहीं आता कि कैसे क्या किया जाए। तो इसका मैंने आपके लिए एक सॉल्यूशन बनाया है। आप क्या करोगे? ये मैंने सेम चीज़ आई फॉलोड मैंने भी बिल्कुल सेम चीज़ फॉलो करी थी ये, ठीक है? ये 100% मैंने फॉलो करी थी कि आपको डेली टारगेट अपने अकॉर्डिंग देखो, हो सकता है किसी दिन आपको शाम में बाहर जाना हो, मतलब इम्पोर्टेंट काम हो, तो उस दिन आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम टाइम मिलेगा तो थोड़ा कम टारगेट आप लोगे। लेकिन सेट योर ओन डेली टारगेट, ठीक है? ओन डेली टारगेट। ये आपको अपना डेली टारगेट सेट करना है और एक और चीज़, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। आप अगर खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं रहोगे, तो पढ़ाई का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। आप कितना ही पढ़ लो, फिर आप यही कमेंट करोगे, "भैया मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है।" वो नहीं हो रहा है क्योंकि आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा आपको। और वैसे ये भी मैं मानता हूँ, जो लोग मेहनत करते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, बट कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि वो कभी तो 1 नंबर से, कभी पॉइंट से, कभी कैसे मिस कर जाता है। बट फिर भी अगर आप लोग एट लीस्ट एक मतलब कोशिश ये कर सकते हैं कि आप ये दोनों चीज़ें करें, खुद के साथ ईमानदार रहें और अपने डेली के टारगेट सेट करें। तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि आप कितनी चीज़ें आप 1 दिन के लिए मान लो सेम चीज़ फ़ॉलो कर लो। जो मैंने लिखा हुआ है, वो 1 दिन के लिए आप फ़ॉलो कर लो कि आपको पहले तो करना है जीएस के किसी भी सब्जेक्ट का आप जो रिवीज़न कर रहे हो, वो रिवीज़न करना है आपको जितना पढ़ना है। जैसे मान लो आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ ली 1 दिन में, ठीक है? उनको डिटेल में पढ़ लिया और फिर उसके बाद उनके पीवाईक्यूज़ लगा लिए और उसके बाद आपने क्या जैसे आपने इतना कर लिया, रिवीज़न कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया। तो ये आपको डेली एक नोट्स स्टिकी नोट्स लेके आओ आप मार्केट से, स्टिकी स्टिकी नोट्स लेके आओ और ये आपको जैसे आज का दिन है ये आपका टुमारो का प्लान है, ठीक है? टुमारो का प्लान है। तो ये आपको आज रात को नाइट में आपको लिख के अपनी दीवार पे लगाओ, जिससे सुबह उठ के आपको दिखे कि आज मुझे इतना पढ़ना है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप लोग अपनी दीवार पे लगाना, स्टडी टेबल के सामने दीवार पे लगाना, स्टिकी नोट्स लेके आओ। तो आपने जैसे ही जीएस का रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यू कर लिया, तो आप उसके आगे टिक मार्क कर दो कि इतना मेरा हो गया है। तो एक सैटिस्फैक्शन देता है कि अच्छा मैंने आज इतनी पढ़ाई कर लिया। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, जीएस का क्विज़ मतलब ये किसी भी ऑर्डर में आप लोग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी ऑर्डर में करें। बट जैसे-जैसे आप चीज़ें करते जाओ, उसके बाद आप उसको मार्क करते जाओ। आपने जीएस का क्विज़ अटेम्प्ट कर लिया, ये आपने कर लिया मार्क। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रामर का रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है, फिर आपने ये करके मार्क कर लिया। फिर आपको वोकैब का रिवीजन करना है, मतलब ये मेमोराइज़ और रिवीजन कुछ भी कर सकते हो आप, मेमोराइज़ है ना? तो इसको आप मार्क कर दोगे। सेम चीज़ आप जो-जो चीज़ें करते जा रहे हो, उनके साथ मार्क करते जाओगे, ठीक है? ये कर दिया। आपको सारा मार्क कर देना है और जब एक बार आप इतना कर लेते हो, ठीक है? आपने पूरा मार्क कर लिया, तो आपको ये देखना है अगर आपके पास टाइम बचा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपने कम टाइम में कर लिया। अगर आपके पास टाइम बचा है, टाइम लेफ्ट, तो आपको थोड़ा-सा ये देखना है कि आप उस टाइम को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। यूज़ योर टाइम वाइज़ली, ठीक है? अगर आपके पास 1 घंटा बच गया जो आपको लग रहा है कि हाँ, ठीक है, अभी मेरी पढ़ाई भी हो गई है और 1 घंटा बचा हुआ है, तो रील स्क्रॉल करने या कुछ और टाइम पास करने के बजाय आप लोग ये देख सकते हो कि उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे उसमें मेमोराइज़ वाले पार्ट पर मत जाना। जब आप इतना थक चुके होते हो तो आपको चीज़ें याद नहीं रहती है। आप प्रैक्टिस वाले पार्ट पर चले जाना। जैसे आप मैथ का सेक्शनल दे सकते हैं, रीज़निंग का सेक्शनल दे सकते हैं, है ना? सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट का, जो भी आपको मन करे और उसके बाद थोड़ा टाइम बचे उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको करना है। तो कल आप लोग यही चीज़ करोगे कि आपको ये देखना है कि आप इनमें से कितनी कर पाते हैं। हो सकता है कुछ लोग डेली मतलब उनको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है,
तो वो इनमें से इतनी ही चीज़ें कर पाएँ। तो पहली बात तो आपको फुल मार्क देना है, लेकिन आप इनमें से 2 चीज़ें मिस हो गई आपकी, 2 चीज़ें आप नहीं कर पाए, ठीक है? इतने टारगेट में से। तो आपको क्या करना है, ये ट्राई करना है कि आपने आज कहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाया। चीज़ें आपको उतनी करनी है, ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ने का टारगेट रखा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़नी है, बट आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ने के बजाय थोड़ा-सा मतलब 11 में से 4 ही पढ़ी और फिर 7 छोड़ दी कि 7 कल पढ़ूँगा। नहीं, जितना टारगेट रखो उतना तो पढ़ना ही है आपको। और टारगेट भी इतना रखना है, बहुत कम नहीं रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा रखना है जिससे कि आपको लगे कि यार डेली आपको मतलब डिमोटिवेट फील हो। डोंट फील डिमोटिवेट। टारगेट आपके अकॉर्डिंग रखो, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा टारगेट रख लिया, फिर आप शाम को पता चल रहा है कि आपके टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं और आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, ऐसा भी नहीं। और बहुत कम भी मत रखना, जिससे कि आप जल्दी कर ले रहे हो, फिर उसके बाद लग रहा है, अरे आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया और फिर आप गुलछर्रे उड़ा रहे हो, तो ऐसा नहीं। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, ठीक है? ये आपको बहुत ज़रूरी है। आपको देखना है कि आप कितना पढ़ सकते हो। अगर आपके 2 चीज़ मिस हो गई यहाँ पर, तो आपको फिर अगले दिन देखना है, थोड़ा-सा और अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना है और फिर उनमें से एक चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है। फिर 2-4 दिन बाद आप पता करोगे कि और अच्छी आपकी एफिशिएंसी हुई है, फिर आप सारी चीज़ें ही पढ़ने लगे हो, सारी चीज़ें पढ़ने लगे हो। और जैसे-जैसे आप इम्प्रूव आगे करते जाओगे, आपका टाइम आप सही से मैनेज करते जाओगे और उसके बाद ये 30 डेज़ हो जाएँगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए नई स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, उसमें आप लोग और अच्छे से बूस्ट अप कर पाओगे, ठीक है? तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रही चीज़। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आप लोगों को भी सेम चीज़ करनी है। स्टिकी नोट्स लेके आने हैं, दीवार पर सामने लगाना है। कल मंडे है, तो डेली ये करना है आपको, जो भी मॉक आप लोग दो, पहले तो आपको पूरा वीक का लिखना है इधर, कि ठीक है कौन-सा वीक है। जैसे आप लोग लिख दिया कल 12 से 19 मान लो, है ना? 12 से 19 तारीख लिख दी, 12 से 19 में वीक मॉक स्कोर और आपको अपना टारगेट रखना है। अगर आप अभी 120 प्लस स्कोर कर रहे हैं, तो आपको 125 रखना है, ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा। आपको डेली का ये टारगेट करना मतलब हर वीक ये टारगेट करना है, एक क्वेश्चन ज़्यादा सही करना है, एक क्वेश्चन मतलब 2.5 मार्क्स आपको इंक्रीज़ करना है या फिर 3 मार्क्स आप बोल सकते हो, ठीक है? अभी अपने पास लगभग 12 वीक है, अगर 3 मार्क्स भी हमें 1 वीक में इंक्रीज़ करते हैं, तो अपना 36 मतलब 35 प्लस अपन इंक्रीज़ कर लेंगे। तो अपने को छोटे-छोटे टारगेट को हिट करना है, ठीक है? एकदम से ऐसा नहीं कि सीधा 120 से 150, बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत डिमोटिवेट हो सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो पहले तो आपको सॉरी हाँ, गलत मार्कर ले लिया, ये ले लेते हैं, ये भी नहीं, ठीक है, यही ले लेते हैं। तो ये करना है, तो कल मंडे है तो आपको ये देखना है आपने कौन-सा मॉक दिया, मंडे डे लिख लिया, मॉक दिया, उसका स्कोर कितना आया ये आपको लिखना है। ये मेरे मेंस के टाइम का है, मैंने मेंस के टाइम पे स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और उसके बाद इधर आपको लिखना है परसेंटाइल, ठीक है? सेम चीज़ आपको अगले दिन के मॉक का लिखना है, ये चीज़ अगर दिन में 2 मॉक देते हो तो आप 1 दिन के आगे ऐसे 2 बना सकते हो, ठीक है? और उनका परसेंटाइल आपको लिखना है और ये चीज़ आप डेली करोगे पूरे वीक में और आप लोग देखोगे कि आपके परसेंटाइल में कितना फ्लक्चुएशन है। तो ये आप बार-बार करते जाओगे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपनी प्रोग्रेस को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो। जितना ज़्यादा आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे ना, उतना ही आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आप ट्रैक ही नहीं करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, क्या चीज़ चल रही है, ठीक है? और सेम चीज़ देख लो मैंने ये 2 वीक का आपके लिए लगाया हुआ है इधर भी और मेरे ना काफ़ी ज़्यादा मतलब इधर आप लोग देख लो 95, 86, 94, 95, 88 इधर फ्लक्चुएशंस था, लेकिन इधर वो फ्लक्चुएशन कम हुआ। ऐसा नहीं है 1 वीक में हुआ, लेकिन फिर भी ये हुआ है मेरा। देख लो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ का मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिया है, तो ये चीज़ आप लोग भी करोगे और अभी मुझे लगता है काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो आप लोगों से यही बोलूँगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, ठीक है? तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है? और अगर आप लोगों को कोई डाउट हो आपका जो कि मैंने वीडियो में कवर नहीं किया हो, कुछ रह गया हो क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ चीज़ यार, मैं सीधा आके वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है? तो आपको अगर कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो और लेकिन डिटेल में करना जिससे कि मुझे एक बार में आपका पूरा डाउट समझ में आ जाए मैं उसको अच्छे से और मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करूँगा, डिटेल में रिप्लाई करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 30 प्लस मार्क्स तो मैं दिलाऊँगा आपको। 30 प्लस मार्क्स ये जितने 90 डेज़ है ना उसमें 30 प्लस मार्क्स इंक्रीज़ मैं करवाऊँगा आपके बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है? और डेली जितना मैंने बोला है उतना आप लगे रहो, अपने टारगेट्स को कंप्लीट करो, डेली टारगेट, ठीक है? टारगेट सेट करो अपने आप, खुद के साथ ब्रूटली ऑनेस्ट रहो, खुद को क्रिटिसाइज़ करो जितना हो सके उतना और डेली टारगेट सेट करो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करो, ठीक है? तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग आप लोगों के लिए गुड लक।
एंड बाय बाय।